किसान साथियों, पिछली वीडियो में हमने थाई बेर के एक्सपर्ट किसान प्रभु जी से चर्चा की थी और आपको बताया था भाई अगर जो भी किसान साथी थाई बेर की खेती करना चाह रहे हैं तो उनको किस समय पर थाई बेर लगाना चाहिए, किस तरीके से लगाना चाहिए, कौन सी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। जब आपका पौधा फ्लोरिंग की स्टेज में है, फ्रूटिंग की स्टेज में, तो कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। परंतु आज का हमारा वीडियो विशेष होगा कि भाई आपने प्रोडक्शन ले लिया, प्रोडक्शन लेने के बाद में जो पेड़ बचे हुए हैं, अवशेष बचे हुए हैं, उनके साथ आपको क्या करना है, किस तरीके से पौधे को आगे के लिए मैनेज करना है कि आप अगले साल भी अच्छा प्रोडक्शन ले पाए। तो जो भी किसान साथी थाई बेर की खेती कर रहे हैं या जो करना चाह रहे हैं वो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि आज का हमारा जो वीडियो है वो फुल फोकस करेगा थाई बेर की कटिंग और उसके फर्टिगेशन पर कि आपको प्रोडक्शन लेने के बाद में थाई बेर की किस प्रकार से तो कटिंग करनी है और उसमें कौन से फर्टिगेशन डालने हैं ताकि आपका पौधा दोबारा से ग्रोथ करे तो अच्छी ग्रोथ कर पाए और अगले साल आपको एक बेहतर और मुनाफे वाला प्रोडक्शन मिल सके। तो आइए मिल लेते अपने थाई बेर एक्सपर्ट प्रभु जी से और जान लेते हैं कि उनका जो थाई बेर का बगीचा था 10 से 12 फीट तक की बड़ी झाड़ियां हो गई थी, इन्होंने इनको काट दिया है, अब फुटान चालू है। तो इस समय में किसान साथी कौन कौन सी सावधानियां बरतें और किस प्रकार से इसकी देखरेख करेगी आगे आने वाले समय में एक अच्छा और बेहतर प्रोडक्शन मिल सके। आइए प्रभु जी, राम राम साहब। राम राम सर, राम राम। प्रभु जी, थाई बेर की आपने अच्छी पैदावार ली है और पैदावार लेने के बाद आपकी जो थाई बेर के पेड़ थे काफी हाइट भी ले चुके थे, तो उसको काटने की जरूरत कहाँ पड़ी? उसमें तो अच्छा प्रोडक्शन आता, जबकि मैं देख पा रहा हूँ आपने पूरे बगीचे को बिल्कुल नीचे से काट दिया है। थाई एप्पल में जो कटिंग होती है ना, उनसे ही बेर आते हैं दोबारा। जो यदि उसको नहीं काटते तो दोबारा बेर नहीं आते हैं। अच्छा, इसकी कटिंग करना जरूरी है? जरूरी है। किसान साथी ध्यान दे, जो किसान साथी थाई बेर की खेती कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, प्रभु जी का कहना है कि अगर आप थाई बेर की खेती कर रहे हैं, प्रोडक्शन लेने के बाद अगर आपने थाई बेर के पौधे की कटिंग नहीं की तो अगले साल आपको प्रोडक्शन ही नहीं मिलेगा। तो फिर आपके हिसाब से तो प्रत्येक किसान को जो थाई बेर की खेती कर रहे हैं उनको प्रोडक्शन लेने के बाद कटिंग करनी चाहिए। हर साल कटिंग करनी चाहिए, हर साल। तो सबसे पहला सवाल तो मैं किसान साथियों की ओर से ये पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए किसी किसान ने थाई बेर की लेटेस्ट खेती लगाई है, बगीचा लगाया है, लगभग 12 महीने का हो गया या 6-8 महीने का हो गया, तो उसको भी कटिंग करना जरूरी है? कटिंग करना जरूरी है। 12 महीने का जो पौधा है उसकी भी कटिंग करनी है। तो इसकी सबसे पहले तो ये जानकारी दे हमारे किसान साथियों को, भाई कटिंग कौन से महीने में करें? अप्रैल में, अप्रैल से स्टार्ट होनी चाहिए। अच्छा, अप्रैल में हो जानी चाहिए। अच्छा, अप्रैल में इसकी कटिंग हो जानी चाहिए। तो प्रभु जी, जैसे आम मैं देख पा रहा हूँ कई पौधों को आपने थोड़ा ऊपर से काटा है, कई पौधों को नीचे से काटा है, तो इसका भी कोई काटने का विशेष तरीका रहेगा क्या? काटने का तरीका होता है, जैसे 2 है उसमें से हमारे किसान साथियों को दिखाएं एक बार। ये 2 है तो इनमें अलग होगी, इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी। तो जैसे 3 ब्रांच है तो इसको हटा दिया तो एक में ये इतनी हो गई। जी जी। और उनमें से कुछ ब्रांच ऐसी होती है, ये छोटी वाली दिखाएं। इतनी नहीं रखनी है। जी जी। ये जो ये ब्रांच है ना, इतनी ये। अच्छा, ये ब्रांच रखनी है। अच्छा, ये और इनको हटाना है। ये जो छोटी वाली ब्रांचें हैं आपके हिसाब से इनको हटा देना है, क्योंकि इनमें न तो ग्रोथ होगी और ये पौधे की ग्रोथ को रोकेंगे। और इनको हटाना है तो वो उस कटर की सहायता से हटाना। अच्छा, कटर की सहायता से हटाना है। किसान साथी ध्यान दे, प्रभु जी का कहना है कि अगर आप जो ये फालतू की जो ब्रांचें हैं, एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं, उनको आप ऐसे खींच के नहीं हटाए, क्योंकि खींचने पर जो आपकी पौधे की छाल है वो भी खराब हो सकती है, कीड़े वगैरह लग सकते हैं, तो सूखने की समस्या आ सकती है। तो कटर से काट ले और जो मोटी ब्रांचें हैं केवल उन्हीं को अपने को रखना है। कम से कम 8-10 ब्रांच रखनी है, अच्छी वाली। तो इनमें आगे ग्रोथ करके ये और हो जाएगी। ये ब्रांच इनमें से खूब निकलती है ये। अच्छा, तो ये आपका पौधा कितने साल का हो गया? ये 3 साल का हो गया। अच्छा, 3 साल का हो गया। तो किसान साथी देख सकते हैं लगभग प्रभु जी ने जो जमीन है उससे 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई से सभी ब्रांचों को 1.5-2 फीट भी नहीं रखनी है, 1.5 फीट ही रखनी है इसको। 1.5 से डाउन रखनी है। 1.5 से ऊपर नहीं। 1 से 1.5 फीट की दूरी से प्रभु जी ने इनको काटा है। तो प्रभु जी, जैसे हमारे किसान साथियों ने लगाया 12 महीने का या 8-10 महीने का बगीचा हो गया उनका थाई बेर का, तो वो किस हिसाब से काटे? इसी ऊंचाई से काटे या थोड़ा नीचे काट दे? थोड़ा नीचे काटे। किसान साथी 1 फीट से ऊपर न रखे। अच्छा, 1 फीट से ऊपर। किसान साथी ध्यान दे, प्रभु जी कह रहे हैं कि भाई जो अगर आपका बगीचा तो पहले की कटिंग यहाँ है। जी, पहले की यहाँ है जी, फिर यहाँ की है। अच्छा, मतलब बाद में जैसे पौधा ग्रोथ कर रहा है, पेड़ बन रहा है, उसके हिसाब से अपन ऊंचाई से कटिंग करते रहेंगे। अगर आपका पौधा 12 महीने का हुआ है तो आप ध्यान रखिए भाई 1 फीट के आसपास ही उसकी कटिंग रखिए, क्योंकि अगर ज्यादा ऊंचाई से काटेंगे तो ब्रांचें ज्यादा होगी, उसको
पेड़ के फटने की समस्या फटने की रहेगी। समस्या ज्यादा है। तो प्रभु जी ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। किसान साथी हमेशा ध्यान रखे, जो भी कटिंग करनी है आप पौधे के समय के हिसाब से करें। अगर आपका पौधा 12 महीने का है तो थोड़ी नीचे से करें, ताकि वो पेड़ जो आपका है अच्छा बन सके। जैसे जैसे समय गुजरता जाए आप 1.5 से 2 फीट तक की ऊंचाई से इसकी कटिंग कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा ब्रांचें हैं उनको आप हटा दें, क्योंकि ये फालतू का पोषण लेगी, इनसे किसी प्रकार का वो प्रोडक्शन भी अपने को नहीं मिलने वाला है। प्रभु जी ये काटने का भी विशेष ध्यान रखें। अच्छा, तो काटने का क्या रहेगा? इसको फंजर या आरी फंजर किससे भी काटे तो ये फटे नहीं, इसका अच्छा। ये खप्पल नहीं उतरे। दिखाएं हमारे किसान साथियों को। किसान साथी ये भी ध्यान रखे, या तो आप तेज धार वाला कोई भी आपके पास अगर कटर वगैरह है तो तिरछा काटे, उससे इसको तिरछा काटे। ये जो आपकी छाल है वो किसी प्रकार से खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर छाल अगर इसकी छिल गई ना तो ये सूखने की जो समस्या है रूट की वो ज्यादा आएगी। अच्छा, कटिंग हो गई प्रभु जी, चलो ठीक है, अच्छी चीज बताई आपने। कटिंग के बाद किसान साथी क्या सावधानियां बरते? जैसे आपने तो खेत में सारे में गोबर भी डाल रखा है और कुछ मेरे को लगता है सब्जियां वगैरह भी लगा रखी है। तो कटिंग के बाद किसान साथी क्या करें? कटिंग के बाद सबसे पहले तो खरपतवार को हटाना है। अच्छा, खरपतवार को हटाना। तो खरपतवार कुछ भी नहीं रहना चाहिए, इससे कोई विशेष नुकसान होने वाला है? खरपतवार से ये जो छोटे कीट वो ज्यादा आते हैं, जो जमीन का वो जो खाद फूस है उनको भी वो ले लेते हैं। जी जी। तो पौधे को पोषण कम मिलता है जी, क्योंकि प्रभु जी कह रहे हैं कि भाई कीट पतंगे आते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें बहुत सी जो शुरुआती पत्ते हैं ना उनको काट भी रखा है कीट पतंगों ने। ये खराबी भी हो रखे हैं। तो उन्होंने वो उन पर ही थे कीट। अभी वो जो भी हैं उनको उठाने के बाद में गोबर वगैरह डालने में बिल्कुल जो आपकी लीव्स है, जो पत्तियां हैं, बिल्कुल स्वस्थ और समृद्ध आ रही है। तो कटिंग के बाद दूसरा जो काम प्रभु जी ने बताया वो है आपकी खरपतवार है, इसको हटा देना। इसमें जैसे आपका रोटावेटर है, हेरा है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे 1-2 बार आप ट्रैक्टर निकालें अच्छे से, क्योंकि ब्रांच आपकी कटी हुई है तो ट्रैक्टर निकालने में भी आपको परेशानी नहीं होगी। नहीं, ये तो बहुत संघन है, यानी ये 10 फीट की गैप पर है। अच्छा, लेकिन इसको काटने के बाद भी हटा दिया। ये ब्रांच अब इसमें नहीं निकल सकता ट्रैक्टर। हाँ, अब तो नहीं, जैसे शुरुआती दौर में कटिंग करते ही उसको हटा देना। अगर अपन ट्रैक्टर वगैरह चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, जैसे ट्रैक्टर चला रहे हैं, हेरा चला रहे हैं, तो उसमें पौधे की जड़ों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत से जड़ होती है, उसमें से यदि 1-2 जड़ कट भी जाए बीच में, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ, तो क्योंकि कई बार किसान साथी सोचते हैं कि भाई अगर इसकी जड़ें कट गई तो पेड़ खराब हो जाएगा और कोई दिक्कत आ जाएगी। होगा। कटिंग हो गई आपने, दूसरा काम आपने खरपतवार हटाने का कर लिया, इसमें बुआई जुताई कर दी ताकि खरपतवार भी हट गई और आपकी जो जमीन है वो अच्छे से उपजाऊ भी हो गई। अच्छा, इसके बाद आपने जैसे खाद डाल रखा है, तो खाद डालने का क्या शेड्यूल रहेगा इसमें? इसमें खाद यदि पूरी जमीन में कुछ लगा रहे हैं, अपन सब्जी कुछ भी लगा रहे हैं, जी जी, तो वो तो पूरी जमीन में या 10 बाई 10 का कोई दूरी है, जी जी, तो उनमें तो इतनी जड़ें हैं, इसकी 10 फीट तक जड़ है, जी जी, तो वो तो खाद तो वहां से लेगी जी, तो उनमें सारी जमीन में भी खाद डाल सकते हैं। जी जी। यदि किसी की दूरी 20 फीट है तो वो पौधे में ही डाल सकता है। खड्डा बना ले, खड्डा बना ले, उसमें करीबन 10-12 किलो गोबर की खाद सड़ी हुई पुरानी जी वो डाल दे, उसमें 40-50-30 ग्राम DAP मिक्स कर दें। और अच्छा, गोबर के साथ में। और अच्छा, कहीं यदि लट की या दीमक की शिकायत हो तो उसमें रिजेंट जो दानादार आती है ना, जी जी, वो डाल दें। वो किस मात्रा में डाले? लगभग एक वो 25-30 ग्राम, 25 से 30 ग्राम। और इसके अलावा कोई न्यूट्रिशंस वगैरह भी इसमें डालने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। यदि गोबर की खाद है उसमें अधिकांश न्यूट्रिएंट्स आते हैं। किसान साथी ध्यान दिए, प्रभु जी का कहना है कि अगर आप जो आपका बगीचा है उसमें अगर बीच में जगह है, आपके पास पानी है, सब्जियां वगैरह लगाना चाह रहे हैं, तो एक बार हमारे किसान साथियों को दिखा दे। प्रभु जी ने पूरे खेत को अच्छे से निराई जुराई कर ली है, उसके बाद गोबर का खाद डाल दिया है पूरे खेत में ही। तो पूरे खेत में डालने से एक तो इनकी जो सब्जियां हैं उनमें भी पर्याप्त मात्रा में खाद की आपूर्ति हो जाएगी, प्लस प्रभु जी कह रहे हैं कि 8 से 10 फीट तक इसकी जड़ें रहती है, तो पर्याप्त मात्रा में इसको भी गोबर की खाद मिल जाएगी। अगर आप सब्जियां वगैरह नहीं लगा रहे हैं, पानी की कमी किसी भी कारण से, तो प्रभु जी कह रहे हैं कि इसमें 5 से 6 फीट का आप चौड़ा गड्ढा कर ले, और गड्ढा करने के बाद 10 से 12 या 15 किलो तक की सड़ी हुई गोबर की खाद 50 ग्राम से लेकर 60-70 ग्राम जो भी आपके पौधे की आकार है उसके हिसाब से आप उसी सड़ी हुई गोबर में DAP मिक्स कर ले। और अगर आपके खेत में दीमक लट की समस्या है तो दानेदार रिजेंट 25 से 30 ग्राम आप उसमें डाल के मिक्स करके इसमें मिट्टी में मिलाकर खड्डे को भर दें। और उसमें पानी आप ड्रिप से दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं वैसे भी आप डाल सकते हैं। तो ये तो प्रभु जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा, इसके अलावा जैसे पानी का भी विशेष ध्यान रखें। जी, ये टेम्परेचर है, इसमें पानी का विशेष ध्यान रखें।
पानी के लिए कह रहे हैं कि भाई अभी मई जून का जो महीना है कटिंग के बाद लगभग अगर आपने अप्रैल में कटिंग की है तो अप्रैल लास्ट तक या मई तक फुटान स्टार्ट होगी। हाँ। मेरे को लगता है आपने लगभग अप्रैल शुरुआत में इसकी शुरुआत कटिंग कर में दी। कटिंग की थी। हाँ, तो ये फुटान अच्छी ले ली। हाँ। पर आप अप्रैल लास्ट तक भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, पर विशेष ध्यान रखें अभी शुष्क मौसम है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो अगर आप इसकी अप्रैल लास्ट में अगर कटिंग कर रहे हैं तो पानी की सफिशिएंट मात्रा रखें, क्योंकि आपने खाद वगैरह डाला है तो वो भी आपके पौधे को हीट देगा। अगर आपने सफिशिएंट मात्रा में अगर पानी डाला है तो निश्चित तौर पर आपका जो पौधा है जल्दी ग्रोथ करेगा और एक अच्छा प्रोडक्शन देगा। अच्छा प्रभु जी, मैंने देखा है कई पौधों पे फ्लोरिंग वगैरह भी आ रही है। हाँ, तो उस टाइम में आती है इस टाइम पे आएगी तो फ्लोरिंग में इसमें फल वगैरह सेट होंगे क्या? सेट तो होंगे फल तो जी, लेकिन वो कोई वैसे नहीं है भाई, वो साइज फुल साइज भी नहीं लेंगे। अच्छा, तो इनको रखना है या हटा देना हटाना है? हटा देना है। तो किसान साथी इस चीज को भी ध्यान में रखे भाई, जैसे कटिंग के बाद जो आपकी फुटान हो रही है उसमें मैंने कई पौधों में देखा है, जैसे आप दिखाए हमारे किसान साथियों को इधर लाके, जैसे ये फ्लोरिंग वगैरह इसमें दिख रही है, तो प्रभु जी का कहना है कि ये फ्लोरिंग है ना, ये फ्लोरिंग हो रही है, फ्लोरिंग है। प्रभु जी का कहना है कि जो फ्लोरिंग है उसको हटा दे, क्योंकि फिर अगर आप इन फलों को रखेंगे तो पौधा जो नेक्स्ट टाइम आपकी सीजन की फ्रूटिंग है उसको डिस्टर्ब करेगा और बढ़वार भी कम होगी। अच्छा, बढ़वार भी कम होगी, क्योंकि न्यूट्रिशंस वगैरह है वो खींच लेगा। तो इस समय का अपने को प्रोटेक्शन नहीं लेना है। जो भी फ्लोरिंग है अगर स्वतः ही अगर हट जाती है तो ठीक है, नहीं हटे तो आप जैसे ही फल बने उसको हटा दें। प्रभु जी मतलब बहुत ही अच्छी जानकारी दी, क्योंकि कई किसान साथी जो पहली बार थाई बेर की खेती कर रहे हैं उनको ये पता नहीं रहता कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो पेड़ होते हैं उनको ऐसे कैसे रख लेते हैं कि भाई पेड़ ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा फल लगेंगे। तो ये चीज किसान साथी ध्यान रखे, समय से तरीके से जो आपका थाई बेर है उसमें कटिंग करे, अच्छा फर्टिगेशन दे और पानी विशेष का ध्यान रखें, ताकि आप एक अच्छा और क्वालिटी वाला उत्पादन लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकें। प्रभु जी, मैं एक किसान साथियों के लिए पूछना चाहूंगा, जैसे मैंने कई पौधों में देखा है यहाँ ये पत्ते इकट्ठे से हो रखे हैं, इसमें शायद कोई इंसेक्ट्स वगैरह है या क्या है? हमारे किसान साथियों को दिखाई, इसमें देखिए ये आप देख सकते हैं, इस पत्ते को आप देखें, इसमें जैसे मकड़ी वगैरह सी कुछ इकट्ठी हो रखी है। मकड़ी नहीं है, इंसेक्ट है वो, ये दूसरे वाला है, ये कीट आता है वो। अच्छा, मकड़ी नहीं आती है, मकड़ी तो नहीं है इसमें। मकड़ी होती है इस पेड़ में, मकड़ी होती है, लेकिन इसमें मकड़ी नहीं है अभी। अच्छा, और तो ये जैसे अभी शुरुआती फुटान के टाइम पर पहले का है ये, इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इतने नहीं है ये, कुछ है। हाँ, कुछ पत्ते मेरे को कुछ पत्ते दिख रहे हैं। तो अभी इस टेम्परेचर में स्वतः ये नष्ट हो जाएगी। अगर मान लो किसी प्रकार की अगर किसानों को दिखे ऐसी समस्या बगीचे में, उससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। या इस पे कोई स्प्रे वगैरह डालने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा किसान साथी थाई बेर की जो प्रोडक्शन लेने के बाद की स्थिति है उसमें कोई विशेष सावधानी बरते ताकि एक अच्छा और क्वालिटी वाला उत्पादन ले सके? सावधानी तो जैसे इसमें सब्जी लगा रहे हैं तो ज्यादातर इसमें एक तो बैंगन की फसल न लगाएं। अच्छा, बैंगन की फसल न लगाएं, उसमें मकड़ी बहुत ज्यादा आती है और वो सब पेड़ों को अटैक करेगी, तो उसमें बार बार दवाई स्प्रे करना पड़ेगा। जी। तो बचाव रखिए, बैंगन की सब्जी इसमें न लगाएं। बैंगन में जो मकड़ी की समस्या ज्यादा रहती है, तो किसान साथी ध्यान दे। प्रभु जी कह रहे हैं भाई आप और कोई भी सब्जियां लगा ले, पर बैंगन की जो सब्जी है उसमें क्या है, पत्तों में जो रेड स्पॉट वाली जो मकड़ी आती है बहुत ज्यादा प्रकोप रहता है, और अगर आप इसमें लगाएंगे तो इसके पत्तों पर भी आपको अटैक करेगी, और अटैक करेगी तो आपको जो स्प्रे वगैरह का है खर्चा ज्यादा उठाना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ऐसे मतलब सब्जियों का आप चुनाव करें, जैसे प्रभु जी ने है मिर्ची लगाई है इसमें, और मिर्ची के अलावा मक्का लगाए हैं, टमाटर लगाए हैं, तो ऐसे जिनमें मकड़ी की शिकायत कम रहे, टिंडा वगैरह जो भी है वो ज्यादा, जिसमें मकड़ी कम हो वो लगाएं। जी किसान साथियों, थाई बेर की खेती के बारे में हमने पहले 3 वीडियो बना रखे हैं, प्रभु जी ने पूरी A to Z जानकारी दी है। इसके अलावा भी अगर थाई बेर की खेती के संबंध में आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, कोई समस्या आपके सामने आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर हमारे एक्सपर्ट किसान प्रभु जी के कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं। आप 24 आवर कभी भी प्रभु जी की सेवाएं ले सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि जो अन्य किसान साथी हैं जो थाई बेर की खेती करना चाह रहे हैं उनको भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सके और वो भी अपनी खेती किसानी को समृद्ध और खुशहाल बना सके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे प्रभु जी जैसे एक्सपर्ट किसानों को लेकर जो हमें बागवानी की नई नई जानकारियां देते हैं, जिससे आप कम खर्चे में एक अच्छा और गुणवत्ता वाला उत्पादन लेकर अपनी खेती किसानी को सफल बना पाते हैं। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।